चलिए, तो पिछले क्लास में हमने विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल का अध्ययन किए थे। इस क्लास में हम उसके आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव, या इसी बोलते हैं अपचयन विभव। तो ये इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव क्या होता है? तो पिछले क्लास में जब हमने सेल पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि जो जिंक का जो छड़ था वो जिंक सल्फेट के विलयन में, तनु विलयन में डूबा था। कॉपर का जो छड़ था वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ था, किसी और में नहीं। जिंक जो है वो जिंक से संबंधित जो विलयन था या कॉपर था, तो कॉपर का छड़ जो था कॉपर से संबंधित जो विलयन था उसमें डूबा था, अलग विलयन में नहीं डुबाए थे। हमने 1 मोल तनु विलयन लेना तो कोई सा भी ले लिया, ऐसा नहीं था। जिस धातु का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी धातु का हम कोई भी विद्युत अपघट्य को लेते हैं, उसमें उसको डुबा के रखते हैं। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयन वाले 1 मोल तनु विलयन में हम लोग उसको डुबाते हैं, तो उससे उस इलेक्ट्रोड पर जो आवेश उत्पन्न होता है वही आवेश की मात्रा उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव कहलाता है। जिंक के छड़ को जिंक सल्फेट में के 1 मोल तनु विलयन में जब हम डुबाते हैं तो उससे उस जिंक की छड़ में जितना आवेश उत्पन्न होता है, जिंक ने क्या हुआ था लास्ट टाइम देखे थे आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने त्यागा था और वो Zn2+ आयन बना लिया था, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर में क्या हो गया था, आवेश उत्पन्न हो गया था। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागते जाएगा उसके हिसाब से उसमें आवेश उत्पन्न होते जाएगा। कॉपर के छड़ में भी ऐसी था। कॉपर के छड़ को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डुबाए थे उससे उसमें एक आवेश उत्पन्न हुआ था। उस आवेश, वही जो आवेश जो उसमें उत्पन्न हुआ था वो उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड को अपने ही आयन वाले 1 मोल तनु विलयन में जब डुबाया जाता है तो उससे जो भी उसमें आवेश उत्पन्न होता है वही आवेश उसका इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव कहलाता है। इस अपचयन विभव को या इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। प्रभावित करने वाले कारक अगर देखें तो 3 कारक हैं जिसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव जो है वो क्या होता है, वो परिवर्तित हो सकता है। उसमें पहला है धातु व उसके आयन। अलग अलग धातु जो है वो अलग अलग आयन बनाते हैं। अरे भाई, सोडियम जो है वो प्लस आयन बना रहा है, Ca2+ आयन बना रहा है। एल्युमिनियम Al3+ आयन बना रहा है, Fe2+ और 3+ दोनों आयन बना रहे हैं। तो अलग अलग जो हम लोग धातु लेंगे, धातु का इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसके हिसाब से वो उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, या फिर अगर वो कैथोड हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होता है। दूसरा है आयनों की सांद्रता। आयनों की सांद्रता, ठीक है। अगर हमने किसी इलेक्ट्रोड को जिस विलयन में डुबा के रखा है उसमें आयनों की सांद्रता अगर कम है तो भाई सांद्रता जो है आप लोगों को पिछले क्लासों में बताया जा चुका है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहां पर जो अभिक्रिया की दर तो नहीं है, वहां पर हमारे पास में आवेश उत्पन्न होने की दर है यहाँ पे। तो वो जितनी मात्रा में आयन जो होंगे उस आयनों की जो सांद्रता होगी उस सांद्रता के आधार पर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा है ताप। ठीक है,
ताप को परिवर्तित करने से भी जो धातु जो होते हैं उसमें से आयन बनने की क्षमता जो होता है, दर जो होता है वो घटती और बढ़ती है। उसके आधार पर उसका विभव का मान भी क्या होगा, कम होता है या ज्यादा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसमें अगर हमने क्या किया, जैसे अभी हमने बताया था आपको, अगर मैं जिंक का छड़ ले रहा हूं तो जिंक सल्फेट में डुबाना पड़ेगा, कॉपर का छड़ लेऊंगा तो कॉपर सल्फेट में ही डुबाऊंगा, वो भी कितना, 1 मोल तनु विलियन में। लेकिन अब अगर यहां पर हम इसमें ताप को भी प्रदर्शित कर दें, ताप को हम यहां पर प्रदर्शित करें, ताप जो है हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ले लें या इसी को 298 केल्विन ताप ले लें, केल्विन पैमाने के हिसाब से 298 केल्विन ले लें या सेल्सियस पैमाने के हिसाब से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम लोग एक धातु को उसके अपने ही आयन वाले 1 मोल तनु विलियन में डुबा दें, तो उससे जो आवेश उत्पन्न होगा उसको अब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोड विभव ना बोल के मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयन वाले 1 मोल तनु विलियन में 298 केल्विन ताप पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डुबाया जाता है, तो उससे उसमें उत्पन्न होने वाले आवेश की मात्रा जो होता है, वो उत्पन्न होने वाले आवेश की मात्रा को इलेक्ट्रोड विभव ना कह के हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव ना बोल के मानक अपचयन विभव कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोड गैसी हो, अभी बताऊंगा आप लोगों को गैसी इलेक्ट्रोड क्या होता है करके, इलेक्ट्रोड अगर गैसी रहे तो उस गैस का दाब जो है वो एक वायुमंडली के बराबर होना चाहिए। एक वायुमंडली दाब का मान आप लोगों को मालूम है 760 मिलीमीटर। उस गैस का जो दाब है, उस गैस पे जो दाब आरोपित किया जाएगा वो दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, अर्थात 760 मिलीमीटर दाब के बराबर में होना चाहिए। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर हम लोग गैस को भर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, चारों ओर जो गैस है उस गैस को अगर रखा जाए तो ऐसी स्थिति में उस गैस का दाब जो है वो 760 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव के, जब हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव कहे तो इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित किया जाता है, e⁻0 E0 पढ़ेंगे इसको, E0 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस हिसाब से हमने भी देखा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बस एक वर्ड का अंतर रहेगा, अगर उसमें ताप और दाब को भी प्रदर्शित कर दें तो मानक में हो जाएगा, ताप और दाब को प्रदर्शित ना करें तो वही अपचयन विभव और इलेक्ट्रोड विभव है। तो ये हुआ आप लोगों का इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव। अब हम देखेंगे विद्युत वाहक बल। जैसे कल मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसको विद्युत वाहक बल बताया था मैंने आप लोगों को 1.1 वोल्ट। तो ये विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके बारे में आप देखते हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ध्यान रखिएगा, विद्युत वाहक बल जो है वो सेल का होता है, परिपथ का नहीं होता है। परिपथ का विभवांतर होता है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। विभवांतर शब्द जो है परिपथ के लिए लागू होता है और विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल के लिए लागू होता है। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे क्लास में। तो फिलहाल अभी हम लोग रहते हैं विद्युत वाहक बल में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। तो जो सेल होता है उस सेल को जब हम किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो वो विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है, एक होता है बंद परिपथ और दूसरा होता है खुला परिपथ। तो ये बंद परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ क्या होता है। तो अगर मैं किसी सेल को विद्युत परिपथ में जोड़ूं और जोड़ करके उसमें मैं धारा प्रवाहित करने लग जाता चालू कर देता हूं उसमें, तो वो बंद परिपथ होता है। बंद परिपथ में ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, खुले परिपथ में कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो केवल सेल को जोड़ के रख दिया हमने, स्विच को ऑन ही नहीं किया,
तो वो खुला परिपथ हो गया। जैसे ही स्विच को चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बंद परिपथ हो जाएगा। जैसे स्विच चालू होगा तो भाई विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होने लग जाएगा, जो विद्युत परिपथ में हम जिसको भी जुड़े रहेंगे बल्ब है तो जलने लग जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिपथ और दूसरा होता है क्या, बंद परिपथ, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होते रहता है। क्या कहलाता है, वो बंद परिपथ कहलाएगा। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो खुला परिपथ कहलाता है। तो इन दोनों आधार पर हम अलग अलग, एक बार बंद परिपथ के लिए और एक बार खुला परिपथ के आधार पर विद्युत वाहक बल को परिभाषित करते हैं। देखिए, तो जब हम लोग किसी सेल को खुले परिपथ में जोड़ते हैं, खुला परिपथ में जुड़ा हुआ है, सेल जो है वो खुला परिपथ में हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल, उसके जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होता है सेल में, आपको मालूम है, उस दिन बताया हूं पिछले क्लास में। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो उनके दोनों जो इलेक्ट्रोड रहते हैं, उन इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर के बराबर होता है। जब सेल खुला परिपथ में जुड़ा हो तो उस सेल का विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभवों के अंतर के बराबर होता है। इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर के बराबर होता है। तो ये जो विद्युत वाहक बल है, इसको हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो मान होगा इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर, तो ये हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जो पिछले क्लास में जो मैंने सेल बताया था, याद रखिए बिल्कुल, जो सेल होता है उस सेल का कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। सभी सेलों का, जितने भी चालक सेल होते हैं, सभी चालकता सेलों में कैथोड होता है वो हमेशा राइट साइड में रहता है और एनोड जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। अगर एक ही रॉड, जैसे शुष्क सेल देखते हैं उसमें एक ही रॉड रहता है, तो उसका राइट सिरा जो होगा वो कैथोड का काम करेगा, लेफ्ट सिरा जो होगा वो एनोड का काम करता है। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड ना करके एक ही इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसका अलग अलग सिरे अलग अलग, एक सिरा जो राइट सिरा जो है वो कैथोड का काम करेगा और लेफ्ट सिरा जो है वो एनोड का काम करेगा। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रहे तो जो राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड का काम करेगा और लेफ्ट साइड का जो कैथोड जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड का काम करेगा। ये हर सेलों में होता है, इसलिए इसको हम ई कैथोड है मतलब लेफ्ट, सॉरी कैथोड है मतलब राइट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट से प्रदर्शित करेंगे। अब ये तो हुआ खुला परिपथ के लिए, लेकिन अगर वो बंद परिपथ है भाई, उसके साथ में बल्ब है ना, ये कुंजी है और इसके साथ में ये बल्ब जुड़ा हुआ है ऐसा, और अगर बल्ब जो है, लाइट जो है वो जल रहा है तो बंद परिपथ हो जाएगा। तो अगर परिपथ बंद हो, बंद परिपथ में आवेश को, विद्युत आवेश को, बंद परिपथ में विद्युत आवेश जो आवेश होता है उसको एक पूरा चक्कर लगाने पर के लिए हम लोग जितना कार्य करते हैं, विद्युतीय कार्य जो करते हैं, अब हम करते हैं मतलब सेल करेगा। एक सेल जो है जितने मात्रा में विद्युतीय कार्य करता है, वही विद्युतीय कार्य जो होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश को एक पूर्ण चक्कर लगाने में के जितना विद्युतीय कार्य किया जाता है, या जितना, सीधी सी बात है, जितना कार्य होगा उतना ऊर्जा क्षय होगा। तो जितने उसमें ऊर्जा क्षय होगा या जितने वो कार्य करेगा वही कहलाता है क्या, उस सेल का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहला जाएगा। तो इस प्रकार से बंद परिपथ में अगर विद्युत वाहक बल निकालें, ई सेल निकालें, तो वो किया गया कार्य होता है, किसको प्रोवाइड करना है, विद्युत आवेश को। तो विद्युत आवेश जो है, उस विद्युत आवेश को परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना कार्य किया जाता है, विद्युतीय कार्य किया जाता है, वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका दूसरा सूत्र हो गया इसका, ई सेल इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अगर मात्रक देखें एमकेएस पद्धति में, इसका मात्रक हम लोग देखते हैं एमकेएस पद्धति में, तो चाहे आप पहले सूत्र से निकालें या दूसरे सूत्र से निकालें,
कार्य का हो गया जूल और आवेश का हो गया कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इसको जूल प्रति कूलाम ना बोल के हम इसी को कहते हैं वोल्ट। इस प्रकार से इसका एमकेएस मात्रक हो गया वोल्ट हो गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 3 बातें सीखे। एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा हमने सीखा मानक इलेक्ट्रोड विभव और तीसरा हमने देखा विद्युत वाहक बल। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक थे, उसी प्रकार से यहां पर जो किसी भी सेल होता है उस सेल के विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले 2 कारक, पहला कारक को छोड़ देंगे, वही 2 कारक रहेंगे जो आपको बताया गया था। तो पहला कारक जो होगा आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता, और दूसरा कारक होगा ताप। 2 कारक यहां पे भी रहेगा। तीसरा कारक जो पहला कारक आपको बताया था धातु उसके आयन, वो ना रह करके यहां पर पहला वाला होगा आयनों की सांद्रता। तो आपको मालूम है आयनों की सांद्रता में जैसे जैसे वृद्धि होगा तो सीधी सी बात है, आपको पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रोड विभव वाला अधिक होगा तो नेचुरली उसमें विद्युत वाहक बल भी ज्यादा हो जाएगा। वैसे ये ताप, तो ताप को बढ़ाने पर मैं बताया था आयनन की मात्रा बढ़ती है, तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा में आयनित होगा, तो आयनन की मात्रा बढ़ने से सीधी सी बात है आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, और आयनों की सांद्रता बढ़ने से भी बताया मैं आप लोगों को विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखें तो 2 कारक है इसमें, आयनों की सांद्रता और ताप। थैंक यू।